Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the Strategic Sentinel, India's 2019 Hazardous Waste Management and Transboundary Movement Amendment Rules. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम 2019 के इन अमेंडमेंट्स की बात करते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि ये कोई मामूली से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज था कि बस एक फाइल इधर से उधर हो गई। नहीं, दिस was actually a major strategic shift in India's environmental and industrial policy. एक ऐसा कदम जो इंडिया की पोजीशन एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब और एक रिस्पॉन्सिबल नेशन दोनों को रीडिफाइन करता है। और इन अमेंडमेंट्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात इस सवाल में ही है, हाउ कैन वन लॉ एक्ट एज बोथ अ शील्ड एंड अ ब्रिज। एक तरफ ये रूल्स एक शील्ड की तरह, एक ढाल की तरह काम करते हैं जो इंडिया को ग्लोबल वेस्ट डंपिंग से बचा रहे हैं, और फिर दूसरी ही तरफ यही रूल्स एक ब्रिज का, एक पुल का काम करते हैं जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ग्लोबल मार्केट से आसानी से कनेक्ट करते हैं। थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इसी पैराडॉक्स को डिकोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस शील्ड वाले एस्पेक्ट को देखते हैं, मतलब वो ढाल जो इंडिया ने इंटरनेशनल प्लास्टिक वेस्ट के आगे खड़ी कर दी। ये जो रूल्स थे ना, ये देश के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए कुछ बहुत ही जरूरी और सख्त कदम थे। तो इन अमेंडमेंट्स का जो सबसे बड़ा, सबसे कह सकते हैं इंपैक्टफुल प्रोविजन था, वो था अ कंप्लीट एंड टोटल प्रोहिबिशन ऑन द इंपोर्ट ऑफ सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट इनटू इंडिया। द वर्ड इज प्रोहिबिशन, पूर्ण प्रतिबंध। मतलब अब बाहर से प्लास्टिक कचरा इंडिया आ ही नहीं सकता था, फुल स्टॉप। और ये प्रोहिबिशन कितना कॉम्प्रिहेंसिव था, ये समझना बहुत जरूरी है। इसने सीधा सीधा वेस्ट टू वेल्थ के नाम पर जो इंपोर्ट होता था ना, उस पर ताला लगा दिया। देखिए होता क्या था, कई सालों से जो डेवलप्ड कंट्रीज थे वो अपना प्लास्टिक कचरा इंडिया जैसी डेवलपिंग नेशंस में भेज देते थे। कहने को तो ये था कि यहां इसे रिसाइकिल करके वेल्थ जनरेट होगी, बट सच्चाई ये थी कि इन रियलिटी हमारा देश एक डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस बैन में कोई लूप होल नहीं छोड़ा गया। सोच के देखिए, यहां तक कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी एसईजेड्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ईओयूज, जिनको आमतौर पर थोड़े रिलैक्स्ड रेगुलेशंस मिलते हैं, उनके लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। दरवाजा आप समझ लीजिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब सवाल उठता है, इस कदम की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब इस एक नंबर में है। इंडिया हर साल डोमेस्टिकली, मतलब देश के अंदर 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। सोच के देखिए, हमारे पास अपना ही कचरा मैनेज करने का इतना बड़ा चैलेंज है, तो ऐसे में बाहर से और कचरा इंपोर्ट करना, ये कहां की समझदारी थी, राइट? तो इस बैन के जरिए गवर्नमेंट ने एक बहुत क्लियर मैसेज दिया, लुक इनवर्ड्स। पहले अपने डोमेस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सुधारो, अपनी रिसाइकलिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, दूसरों का कचरा साफ करने से पहले अपना घर साफ करो। तो ये तो हुई ढाल की बात, द शील्ड। लेकिन जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था, ये कानून सिर्फ एक ढाल नहीं है, ये एक पुल भी है, एक ब्रिज। तो अब देखते हैं कि इस कानून ने कैसे इंडिया की कुछ की इंडस्ट्रीज के लिए बिजनेस को आसान बनाया, उनके लिए एक ब्रिज कैसे तैयार किया। यहां देखिए, दो स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए क्या किया गया। एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, आप कह सकते हैं एक रेड टेप, उसको हटा दिया गया। पहले क्या होता था कि अगर आपको सिल्क वेस्ट एक्सपोर्ट करना है, या फिर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर के लिए इंडिया वापस इंपोर्ट करने, दोनों ही केसेस में आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी MoFFC से परमिशन लेनी पड़ती थी। लंबी प्रोसेस। 2019 के बाद ये रिक्वायरमेंट ही खत्म कर दी गई। अब आप सोचिए, सिल्क एक्सपोर्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ कितना बड़ा, कितना पॉजिटिव कदम था। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि इन एग्जाम्पशंस के पीछे का लॉजिक क्या था? कहीं ये एनवायरनमेंट से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं था? जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, सिल्क वेस्ट जो है वो बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल होता है। सिंपल शब्दों में ये नेचुरली एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो जाता है, कोई हार्मफुल रेजिड्यू नहीं छोड़ता, तो इसका एनवायरमेंटल रिस्क बहुत ही कम है। और डिफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स के रीइंपोर्ट को अलाउ करना, ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। क्यों? क्योंकि जब एक ग्लोबल कस्टमर को यह पता है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट में अगर कोई खराबी आई तो कंपनी उसे आसानी से रिपेयर या रिप्लेस के लिए वापस मंगा सकती है, तो इससे उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट बढ़ता है, उसकी ग्लोबल वारंटी ट्रस्ट स्ट्रांग होती है, हमारे प्रोडक्ट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। हाँ,
बस एक शर्त रखी गई थी कि ये जो री इंपोर्ट है ये एक्सपोर्ट के 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अमेंडमेंट सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक ही लिमिटेड नहीं थे। नहीं, इन्होंने इंडिया के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज जो बहुत कम पोल्यूशन करती हैं उन्हें रेगुलेट करने का एक नया और ज्यादा स्मार्टर तरीका भी इंट्रोड्यूस किया। और इसके लिए एक टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज। ये क्या होती है? ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनका पोल्यूशन पोटेंशियल आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जीरो के बराबर। जैसे कि सोलर पावर प्लांट्स या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट्स या कोई छोटी मोटी असेंबली यूनिट्स। और इनकी इसी नॉन पोल्यूटिंग नेचर की वजह से इन्हें इंडिया के वाटर एक्ट और एयर एक्ट के अंडर कंसेंट टू ऑपरेट लेने की जरूरत नहीं होती। तो 2019 में क्या किया गया? एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल लिंक बनाया गया। नियम ये बना कि भाई अगर कोई इंडस्ट्री व्हाइट कैटेगरी में है और उसे एयर और वाटर एक्ट से एग्जेम्पशन मिला हुआ है तो उसे हैजर्डस वेस्ट रूल्स के अंडर भी ऑथराइजेशन लेने से ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट माना जाएगा। सिंपल। इस एक चेंज से उन हजारों छोटे उद्योगों को कितनी राहत मिली होगी जिनके पास थोड़ा बहुत हैजर्डस वेस्ट जनरेट होता था, जैसे थोड़ा यूज्ड ऑयल हो गया या डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन जिनके ऑपरेशंस ओवरऑल नॉन पोल्यूटिंग थे। लेकिन यह एग्जेम्पशन अनकंडीशनल नहीं थी। ऐसा नहीं था कि अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसके साथ एक सेफ हैंडओवर क्लॉज जोड़ा गया था। मतलब ये कि ठीक है, छोटे उद्योग को पेपरवर्क से छुटकारा मिल गया, लेकिन उसकी ये जिम्मेदारी अब भी थी कि वो अपने यहां जनरेट हुए किसी भी हैजर्डस वेस्ट को एक ऑथराइज्ड कलेक्टर, यूजर या डिस्पोजल फैसिलिटी को ही देगा, कहीं और नहीं। इससे क्या हुआ? इससे क्रेडल टू ग्रेव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर हुई। मतलब वेस्ट कहां से निकला और कहां जाकर सेफली डिस्पोज हुआ, इसकी पूरी चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन हुई, और वो भी स्मॉल बिजनेसेस को ज्यादा बर्डन किए बिना। ओके, तो चलिए अब इस पूरी पिक्चर को थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ये जो एक डोमेस्टिक लॉ था, एक घरेलू कानून, ये पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहा था? व्हाट वाज द ग्लोबल सिग्नल, राइट? और इस ग्लोबल सिग्नल को ठीक से समझने के लिए हमें पहले बेसल कन्वेंशन को समझना होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका इंडिया भी एक सिग्नेटरी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंटल डंपिंग को रोकना। अब ये एनवायरमेंटल डंपिंग क्या है? ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें अमीर डेवलप्ड देश अपने यहाँ हैजर्डस वेस्ट को मैनेज करने के महंगे खर्चे से बचने के लिए उस कचरे को गरीब लेस डेवलप्ड देशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं, जहां एनवायरमेंटल लॉस उतने सख्त नहीं होते। बेसिकली दूसरे देशों को अपना टॉक्सिक डस्टबिन बनाना। तो अब जब हम सारी डॉट्स कनेक्ट करते हैं, ये प्लास्टिक बैन, ये स्ट्रीमलाइन ट्रेड रूल्स, तो इंडिया का मैसेज पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। इंडिया ये कह रहा था कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग हब है। वी आर नॉट अ ग्लोबल डंपिंग ग्राउंड। हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए अपने एनवायरनमेंट से, अपने मिट्टी से, अपने पानी से सौदा नहीं करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था। और इसके साथ ही जो हमारा शुरुआती सवाल था ना, वो पैराडॉक्स, वो सॉल्व हो जाता है। वो ढाल जो हमें ग्लोबल कचरे से बचा रही है और वो पुल जो हमारे इंडस्ट्रीज को ग्लोबल मार्केट से जोड़ रहा है, ये दोनों असल में अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। ये एक ही बहुत सोची समझी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी के दो अलग अलग हिस्से हैं। और इस स्ट्रैटेजी का अल्टीमेट गोल क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अंत में ये कोट इन अमेंडमेंट्स के पूरे एसेंस को, इनके असली मकसद को बहुत खूबसूरती से कैप्चर करता है कि द अल्टीमेट गोल, आखिरी मकसद यही है कि जैसे जैसे इंडिया एक ग्लोबल फैक्ट्री बन रहा है, इट डज नॉट लूज इट्स सोल और इट्स सॉइल टू द टॉक्सिसिटी ऑफ अनरेगुलेटेड वेस्ट। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.